अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के हेड क्वांट एंड फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल साहब। आलोक जी, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए सर। गुड मॉर्निंग आलोक सर, प्रोड्यूसर साहब ने पता है आज की प्लेट बनाई है, उसमें नाम रखा है ट्रम्प टैरिफ तबाही। तो ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं ये एक मेडिसिन के तौर पर रखना चाहिए जो मेरे टैरिफ्स हैं अमेरिकन मार्केट्स के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। कैसे रीड कर रहे हो आप आलोक सर ये ट्रम्प साहब के उठाए हुए स्टेप्स, उस पे जो रिटेलिएशन कनाडा से आया, चाइना से आया और शायद इन ऑल प्रोबेबिलिटी ईयू तैयारी कर रहा है यूरोपियन यूनियन रिटेलिएट करने की। ये जिटर्स जो ट्रम्प टैरिफ्स के आ रहे हैं ये और वर्सन होंगे, यहां से और दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, आपकी रीडिंग? अब अगर हम देखें तो 2 अप्रैल की डेट सबको पता थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने वाले हैं। लेकिन सबको ये लग रहा था कि जितने दूसरे कंट्रीज टैरिफ लगा रहे हैं उस रेट के आसपास के टैरिफ्स आएंगे, लेकिन जो टैरिफ्स अनाउंस किए गए वो उनसे बहुत बहुत ज्यादा थे। दैट्स वाई मार्केट में पैनिक का माहौल रहा। इफेक्टिव टैरिफ रेट जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने लगाई वो करीब 29% है ओवरऑल, जो कि पिछले 100 सालों में भी नहीं देखा गया है इन यूएस। सो इसलिए रिएक्शंस इस तरह से आ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस तरह के टैरिफ्स के बाद में स्लो डाउन डेफिनेटली आती है। कंट्रीज 2 तरीके के हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है ऑन यूएस। कई उनमें से कुछ कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे, कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज में हम लोग कोऑपरेट करना चाह रहे हैं ताकि उनसे डील कर सकें, ताकि ओवरऑल अगर हम कुछ टैरिफ्स वहां से कम कर सकें एंड वहां से ओवरऑल टैरिफ्स कम हो जाएं। हालांकि इंडिया के ऊपर में भी टैरिफ उन्होंने करीब 26% का लगाया। ट्रेड वेटेड एवरेज देखें तो इंडिया सिर्फ 12% की टैरिफ लगाती है ऑन यूएस, लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया उसमें 52% था। उनकी कैलकुलेशंस कुछ अलग थी। बट दैट्स वाई ओवरऑल रेट काफी ज्यादा होने की वजह से मार्केट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक है। एंड अगर कहीं कहीं कुछ डील्स हो पाए, कहीं कुछ रेट्स कम हो पाए तो ही थोड़ी राहत मिलेगी, अदरवाइज स्लो डाउन का माहौल तो डेफिनेटली है। मैं आता हूं इस हफ्ते के की इवेंट्स, उससे आपसे समझने के लिए कैसा मूड है। लेकिन आलोक सर, अल्केमी कैपिटल में आप लोग कैसे ब्रेस अप कर रहे हो? मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं टैरिफ सबके लिए दिक्कत वाली बात, पर कुछ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, कुछ सेक्टर्स के लिए हिंदुस्तान में भी। आप लोग अल्केमी में फुली इन्वेस्टेड हो इस समय, बाजार में फर्दर पैसा डिप्लॉय कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो को कुछ रिजेक्ट कर रहे हो बदलते माहौल के बीच में, आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो? डेफिनेटली पैनिक पे तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज काफी हद तक इन्वेस्टेड रहते हैं, कुछ कुछ पोर्टफोलियोज में कैश क्रिएटेड भी है। लेकिन ऐसे समय में जो तूफान का समय होता है उस वक्त में सारे स्टॉक्स गिर रहे होते हैं। हम खुद देख रहे हैं निफ्टी 500 में ऑलमोस्ट सारे के सारे 500 शेयर्स डाउन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल माहौल देखें तो अगर स्लो डाउन का इम्पैक्ट आना है तो यूएस पे ज्यादा आना है। आप आज की तारीख में जस्ट बिफोर द फॉल भी यूएस करीब करीब वर्ल्ड कैपिटल मार्केट्स के वर्ल्ड मार्केट कैप का करीब करीब 65% था। अगर वहां स्लो डाउन आती है, थोड़ा सा तूफान हट जाए, उसके बाद पैसे एक्चुअली यूएस मार्केट से निकलकर अदर मार्केट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ उस तरफ में आएगी। और ऐसे माहौल में जब वो दूसरे कंट्रीज की सर्च में जाएंगे जहां पे हायर ग्रोथ हो, वहां पे इंडिया काफी शाइनिंग एग्जाम्पल की तरह सामने आता है। तो इसलिए ऐसे समय में ये जो गिरावट है, इस तरह की जो पैनिक है, ये डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। इनको डेफिनेटली पैनिक में रिएक्ट करके 2-4 दिन की राहत के लिए एक बड़ा मौका नहीं खो सकते। दो जो सेक्टर्स ज्यादा लेवरेज हैं या दो सेक्टर्स बहुत ज्यादा यूएस सेल्स पे डिपेंडेंट हैं, उनके रिकवरी आने में थोड़ी टाइम लग सकती है, क्योंकि जिस कंट्री पे वो डिपेंडेंट है वहां स्लो डाउन के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये सब मैं इस assumption पे कह रहा हूँ कि वो अपने सारे के सारे टैरिफ्स का यू टर्न ना ले लें, जो कि लग रहा है उनकी बातों से। जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की है आफ्टर अनाउंसमेंट, उनसे लग तो यही रहा है कि वो उस पर यू टर्न नहीं लेने वाले। ये भी लग रहा है कि कुछ कंट्रीज के साथ डील करके कुछ सेटल करके वो शायद रेट्स कुछ कहीं कहीं कुछ कम हो पाए। बट बहरहाल ओवरऑल यही लग रहा है कि ये पैनिक का समय थोड़ा ऊपर होते ही पैसे यूएस से निकलकर टुवर्ड्स के ग्रोथ मार्केट्स आएंगे, जिसमें इंडिया एक बेनिफिशियरी के रूप में साबित हो। ओके अच्छा, आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जैसे कि आप कह रहे थे कि ऐसी स्थिति में भारत की तरफ पैसा आएगा, लेट्स एज्यूम दैट सिचुएशन, और ऐसे में अब क्योंकि हमारा अर्निंग सीजन वो भी बहुत नज़दीक खड़ा है, बेस्ट स्पेस क्या होगा चेज करने लायक? नो डाउट अगर आप हिस्टोरिकली जाएं तो चाहे वो 2008 हो, चाहे वो 2012 हो, 2016 जब 7500 का इंडेक्स था, जब डिमोनेशन हुआ था, उस समय ट्रम्प पहली बार आए थे, या फिर अब, या फिर कोविड, पेन
एक पीरियड होता है जब आप गेन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बेस्ट थिंग टू चेज इस वक्त है क्या? हम लोग सब अपने डिस्कशन में बैंक्स को, एनबीएफसीज को एक वरीयता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो प्राइस बिहेवियर अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप भी सेम ग्राउंड पे हैं क्या? कुछ हद तक डोमेस्टिक ड्रिवन, गुड क्वालिटी और लेस लिवर्ड, ये 3 चीजों को ध्यान में रखें तो डोमेस्टिक ड्रिवन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे सेक्टर्स आते हैं, जिसमें ऑटो भी आता है, रिटेल भी आता है, होटल्स भी आते हैं, एयरलाइन भी आते हैं। जहां तक लेंडिंग का सवाल है, लेंडिंग एक लेवरेज्ड बैलेंस शीट है। अगर ग्रोथ का कहीं पे भी कहीं इम्पैक्ट इंडिया पे भी रहा तो वहां पे उनके क्रेडिट कॉस्ट देखनी पड़ती है। ऐसे में जिसकी क्रेडिट अंडरराइटिंग बहुत अच्छी हो, जैसे कि सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स की होती है, लार्ज प्राइवेट एनबीएफसीज की होती हैं, वो सिलेक्टिवली अच्छे हैं। पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव बोलना थोड़ा मुश्किल है। और डोमेस्टिक साइड में जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर साइड है वो काफी बेटर है। डोमेस्टिक साइड में हमारे पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहां ग्रोथ भी है, विजिबिलिटी भी है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, एंड उनको बाहर के ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। ये सेगमेंट्स में ग्रोथ के साथ साथ में ये जो सेफ्टी नेट भी साथ में जुड़ी है, इसके वजह से ये सेगमेंट्स बेटर करेंगे। अच्छा, एफएमसीजी की कौन सी पॉकेट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे? हमारे पास एचयूएल है, आईटीसी है, मैरिको है, डाबर है, कुछ क्वार्टरली अपडेट्स ने ख़राब भी किया, या फिर एक वो पॉकेट जिसने सीधे सीधे क्रूड के रिट्रेसमेंट का एडवांटेज मिलेगा? फॉर इंस्टेंस पिडलाइट हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, कंसाई नेरलक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया। आप इस वक्त कौन सी बास्केट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? एफएमसीजी के अंदर में सबसे बड़ी इश्यू यही है कि इनके वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं कंपेयर टू जो ये ग्रोथ रेट्स ला सकते हैं। तो या तो इनके थोड़े ग्रोथ रेट्स और फर्दर इंप्रूव हों, या वैल्यूएशंस और थोड़े करेक्ट हों। ये सारे नाम जो आपने लिए, ये सेगमेंट्स और ये कंपनीज बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज हैं। इनके बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इनके कोई फ्यूचर एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल है। लेकिन मार्केट्स में रिटर्न्स कमाने के लिए कहीं तो आपको एक सेफ्टी नेट चाहिए इन टर्म्स ऑफ या तो ग्रोथ आए या वैल्यूएशन थोड़े कम हो। करंट लेवल पे इनके जो वैल्यूएशन है, हालांकि ये स्टॉक्स लास्ट 1-2 साल उतना अच्छा नहीं किए, उसके बावजूद भी जो इनके वैल्यूएशंस है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रोथ रेट्स बहुत ज्यादा है। आलोक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इसी साथ कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स है,